वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और आपके पास में समय उतना ही है कम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करते हुए बहुत ही कम समय में एग्जाम के लिए बेटर प्रिपरेशन करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 के लिए यूनिट 1, जिसका अपना नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका रिवीजन कराने वाला हूं बहुत ही शॉर्ट टाइम में। बच्चों, इस वीडियो में मैं किसी भी डेरिवेशन को पूरा सॉल्व ना करा करके केवल उसका ओवरव्यू आपको दूंगा, जिससे आप बहुत ही कम समय में टॉपिक्स को प्रिपेयर कर पाएंगे और उससे रिलेटेड छोटे छोटे और न्यूमेरिकल्स जितने भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बच्चों, बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। बड़े ध्यान से आपको देखना है। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें से पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। अब यहां पर आए हुए वर्ड इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज से और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट से। तो अब हम इसे डिफाइन करेंगे। तो यहां देखेंगे क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? चार्ज के बारे में। लेकिन चार्ज कैसी पोजीशन में होगा? रेस्ट पोजीशन में। अब मैं कंप्लीटली डिफाइन करता हूं बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर चार्ज को रेस्ट में मानकर इससे रिलेटेड सभी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की जाती है। प्रॉपर्टीज से यहां पर मतलब है कि चार्ज अपने सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, किसी भी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में यहां से आगे चलकर अब हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम किस चीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं? चार्ज। तो सबसे पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि आखिर ये चार्ज होता क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे चार्ज होता क्या है। तो चार्ज को पढ़ने से पहले आपको बच्चों एटम के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। वो बातें क्या है, बड़े ध्यान से देखिए। मैंने ये माना कि यह है मेरे पास में एक एटम। अब आप सभी जानते हो एटम के सेंटर पर होती है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम के अंदर जो ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इन्हें बोला जाता है बच्चों एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब होता ऐसा है, मान लीजिए ये एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट। तो जैसे ही अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो तुरंत इस एटम के ऊपर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज डेवलप होगा बच्चों? पॉजिटिव। अब उसी तरीके से यहां पर कोई दूसरी बॉडी या कोई दूसरा एटम भी होगा जो कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट। तो जो एटम या जो बॉडी इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तुरंत उसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होता है? नेगेटिव। कैसा चार्ज डेवलप होता है बच्चों? नेगेटिव। तो अब यहां पर बड़े ध्यान से आपको सुनना है जो मैं बोलने वाला हूं। ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है ये एटम के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसे गेन करने के बाद, इंट्रिंसिक से मतलब होता है बच्चों नेचुरल, मतलब जब ये एटम चार्ज गेन कर लेता है तो किसी दूसरी बॉडी या एटम जिसके ऊपर भी चार्ज होगा उसे या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है या अपने से दूर क्या करता है? वो रिपेल। एक बार फिर से बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुनना है। चार्ज एटम के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक नेचुरल, बोले तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जब वो एटम या बॉडी चार्ज गेन कर लेती है तो चार्ज गेन करने के बाद किसी दूसरी चार्ज्ड बॉडी को या तो अपनी तरफ क्या करने लगती है? अट्रैक्ट, या अपने से दूर क्या करने लगती है? रिपेल। अब होता ऐसा है बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे बताया, चार्ज यहां पर कितनी तरह का आपको देखने के लिए मिला? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो चार्ज होता है ना, ये होते हैं दो तरह के, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है कैसा? नेगेटिव। अब यदि मैं आपसे बात करूं तो जो चार्ज है ना, उसे हम जनरली स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से करते हैं रिप्रेजेंट। चार्ज की डिस्कवरी कूलाम्ब नाम के साइंटिस्ट ने की थी, जिसकी वजह से इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो भी कूलाम्ब ही होती है। क्या होती है? कूलाम्ब। और कूलाम्ब को हम बच्चों कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। अब आपको यह भी पता होगा
कि यहां पर चार्ज होते कितनी तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यदि कोई पूछ बैठे कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने हैं, तो सीधे बोलना है दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है कैसा, नेगेटिव। तो जो चार्ज है ना उसे हम लिख सकते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव के लिए लिखेंगे हम प्लस क्यू और नेगेटिव के लिए लिखेंगे माइनस क्यू। अब होता ऐसा है बच्चों, बड़े ध्यान से आपको सुनना है, इन चार्जेस की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इन चार्जेस की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस बोले तो या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे या दोनों होंगे नेगेटिव। लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को करते हैं रिपेल और अनलाइक चार्ज करते हैं हमेशा एक दूसरे को क्या, अट्रैक्ट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि लाइक चार्ज करते हैं एक दूसरे को रिपेल और अनलाइक चार्ज करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट। देखिए बच्चों इधर अब होता ऐसा है, कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर साथ के साथ बताते हुए चलूंगा, बड़े ध्यान से आपको देखते रहना है सिर्फ। अब जैसा कि आपने यहां पर देखा, किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तभी उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है बच्चों, चार्ज। हम ये भी जानते हैं कि जो ये प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होते हैं, वो इजीली से ट्रांसफर करनी हो नहीं पाते। तो यहां पर एक क्वेश्चन डेवलप होता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ना कि प्रोटॉन्स की वजह से। रीजन बताइए। तो इसका रीजन ये होता है कि जो चार्ज होता है ना, या ये कह दो कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर क्लोजली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ डोनेट नहीं हो सकते। इस वजह से जो प्रोटॉन्स हैं वो कभी चार्ज डेवलप कराने में हेल्प नहीं करते। दूसरी बात, अब आपने एक बात देखी, आप ऐसे समझिए कि मेरे पास में दो बॉडीज हैं, एक है बॉडी एक्स और एक है बॉडी वाई। अब ये जो दो बॉडीज हैं ये आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल से मतलब है साइज भी सेम है, मास भी सेम है। इन दोनों बॉडीज का साइज और मास दोनों चीजें सेम हैं। अब मैंने इस एक्स बॉडी को प्लस का क्यू चार्ज दिया और इसे दिया उतना ही नेगेटिव चार्ज माइनस का क्यू। तो यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम दो आइडेंटिकल बॉडीज को इक्वल चार्ज देते हैं, लेकिन एक को पॉजिटिव चार्ज और एक को कैसा, नेगेटिव चार्ज, तो बताना यह है कि चार्ज देने के बाद भी इन दोनों बॉडीज का जो मास है वो उतना ही रहेगा जितना चार्ज करने से पहले था। बताइए बच्चों जल्दी से। तो बड़े ध्यान से आपको देखना है, जैसा कि आप सभी जानते हो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब डेवलप होता है जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो मैंने यदि इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया तो इसका मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल कर गए होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का अपना सर्टेन मास होता है, तो इस बॉडी एक्स का जो मास पहले था वो और भी कम हो जाएगा। और बॉडी वाई की बात करूं तो इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज तब डेवलप होता है जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है बॉडी, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इसके मास में क्या होगा, इंक्रीमेंट। क्या होगा बच्चों, इंक्रीमेंट। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि जो बॉडी एक्स है उसका मास तो हो जाएगा डिक्रीज और बॉडी वाई का जो मास है वो हो जाएगा इंक्रीज। अब चलिए बात करते हैं यहां से आगे की, बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। अब हमारे पास में बच्चों क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग चार्जिंग जब किसी बॉडी को चार्ज कर रहे होते हैं तो चार्ज करते समय क्या उसका मास भी अफेक्ट होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे यहीं पर बता दिया कि चार्ज करते समय अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बॉडी का मास हमेशा डिक्रीज होगा, और बॉडी को यदि नेगेटिव चार्ज दिया है तो उसका मास क्या होगा बेटा, हमेशा इंक्रीज। तो यहां पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस मैं आगे भी रिपीट करता रहूंगा, बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे चार्ज की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हो, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही बताया कि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को करते हैं रिपेल और अनलाइक चार्ज करते हैं हमेशा एक दूसरे को क्या, अट्रैक्ट। तो कोई भी दो चार्जेस कितना फोर्स लगाकर एक दूसरे को रिपेल करते हैं या करते हैं अट्रैक्ट, उस फोर्स को फाइंड करने के लिए कूलाम्ब ने अपना एक लॉ दिया जिसे हम कूलाम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहां पर कूलाम्ब्स लॉ के लिए, कूलाम्ब्स लॉ की। बड़े ही ध्यान से सुनना बच्चों। कूलाम्ब नाम के साइंटिस्ट ने एक छोटी सी बात कही थी कि जब कभी कोई दो ऐसे चार्ज
जिनका अपना मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 होता है, Q1 और Q2 होता है, ये एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर सेपरेट करके रख दिए जाते हैं। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, उस फोर्स को यहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब अगर ये दोनों लाइक हैं तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो यहां पर जो बेटा फोर्स लगा है, वो फोर्स कितना है उसे फाइंड करने के लिए उन्होंने पहले पॉइंट में ये कहा कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। जब इस चीज को हम यहां से चाहें तो आगे और भी लिख सकते हैं, एफ की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी Q1 इंटू कितनी, Q2, और मैंने ये मान ली इक्वेशन नंबर कौन सी, 1। फिर इन्होंने अपने सेकंड पॉइंट में ये बताया कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो ये फोर्स होता है ना, फोर्स होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और ये मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली। अब क्योंकि यहां पर मेरे पास में दो इक्वेशन है और दोनों ही है फोर्स की, तो आप मेरे कहने से इन दोनों इक्वेशंस को कर दीजिए कंबाइन। तो मैंने लिखा कि कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड। जब यहां पर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करोगे तो कंबाइन करने पर मिलेगा F इक्वल्स टू कितना, या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और डिवाइड बाई कितना होगा बच्चों, R स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखिए बच्चों इधर। अब यहां से जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं और इक्वल्स टू का साइन यहां पर लगाया जाता है, तो एक कांस्टेंट निकल कर आता है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और इनटू में हो जाता है ये Q1 Q2 और डिवाइड बाई कितना बच्चों, R स्क्वायर, डिवाइड बाई हो जाता है ये R स्क्वायर। अब यहां पर ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, इस फॉर्मूले की हेल्प से दो चार्जेस के बीच में लग रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब यदि मैं आपसे यहां पर बात करूं आए हुए इस कांस्टेंट की, यहां पर जो बच्चों ये आया हुआ कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट है इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर कितनी, 9। अब बच्चों बड़े ध्यान से सुनना। देखिए बच्चों, इस टॉपिक में ये जो वीडियो मैंने यहां पर बनाई है, इस वीडियो के अंदर मैं केवल टॉपिक्स का ओवरव्यू दे रहा हूं, बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पर कम टाइम में आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए ये सारी चीजें देखनी पड़ रही हैं। बड़े ध्यान से देखना। अब ये जो आया हुआ कांस्टेंट है ना बच्चों, इस कांस्टेंट में 1, 4 और पाई, इसे तो सभी जानते हैं। बात करते हैं ये एप्सिलॉन नॉट की। इसमें आया हुआ जो ये वर्ड है ना, इसे बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये होता क्या है ये भी सुन लीजिएगा बच्चों। मान लो हमारे पास में कोई भी एक मीडियम है, उस मीडियम के अंदर से जब आपको ये चार्ज प्लेस कर दोगे तो वो चार्ज अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस मीडियम के अंदर से ट्रेवल करके बाहर आएगा। तो कोई भी मीडियम अपने अंदर से जिस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराता है ना, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, बोले तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और डिफाइन कैसे करते हैं वो सुन लीजिए। किसी भी मीडियम की अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराने की जो एबिलिटी होती है ना, कि वो कितना कम पास करा पा रहा है या कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा पा रहा है, इस एबिलिटी को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो वो मीडियम कौन सा है, चार्जेस के बीच में किसी मीडियम का जिक्र है ही नहीं, तो वो मीडियम है यहां पर एयर या फिर वैक्यूम। बच्चों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़े ध्यान से आपको देखना है। देखिए इधर मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर मैंने एक चार्ज प्लेस कर दिया। क्यों बच्चों, हर एक चार्ज के चारों तरफ है ना अपना एक छोटा सा स्पेस, अपना एक पर्टिकुलर रीजन होता है। और इस रीजन की खास बात होती है कि जब तक कोई दूसरा चार्ज, मान लो दूसरा चार्ज है मेरे पास में Q2, जब तक कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड से, इस रीजन से बाहर होता है, तो पहला चार्ज इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करा पाता। लेकिन जैसे ही ये दूसरा चार्ज इस पहले चार्ज के रीजन में एंट्री करता है, तो जैसे ये दूसरा चार्ज इस रीजन में जस्ट एंटर करेगा, तो पहले वाला जो चार्ज है ना, या तो इसे अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट,
या अपने से दूर क्या करने लगेगा, रिपेल। मतलब ये हुआ कि जैसे ही दूसरा चार्ज इस रीजन में जस्ट एंटर करेगा तो पहले वाला चार्ज तुरंत उस पर एक फोर्स लगाकर उसे अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो कहने का मतलब हुआ दूसरा चार्ज तुरंत एक फोर्स फील करता है। तो किसी भी चार्ज के आसपास का एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर यदि दूसरे चार्ज की एंट्री कराएं तो दूसरा चार्ज तुरंत ही एक फोर्स फील करने लगे, ऐसे रीजन को, ऐसे स्पेस को बोला जाता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहां पर नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। बड़े ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए तो मैंने माना कि हमारे पास में एक चार्ज है और ये हो गया इसी चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर, बोले तो लगभग इंफिनिटी पर, यहां रखा है कोई दूसरा चार्ज जिसे मैंने नाम दिया है टेस्ट चार्ज। बच्चों इस चार्ज को टेस्ट चार्ज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने भी डेरिवेशंस परफॉर्म करेंगे, उन सभी में इसी चार्ज को लेकर के टेस्टिंग की जाती है, जिसकी वजह से इसका नाम होता है टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी जो नेचर होता है वो होता है पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। अब होगा ऐसा, जब हम इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां प्लेस करेंगे तो ये जो पहले वाला चार्ज है तुरंत इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स। तो बड़े ध्यान से आपको देखना है कि जब एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो पहला चार्ज इस पर तुरंत क्या लगाता है, फोर्स। तो यदि इस लगने वाले फोर्स में टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दिया जाए तो जो रेशियो निकल कर आता है उस रेशियो को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यदि मैं आपसे यहां पर बात करूं इसकी एसआई यूनिट के लिए, एसआई यूनिट के लिए बात करेंगे फोर्स की, तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलाम। तो इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। अब आपको यह भी पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और चार्ज है एक स्केलर क्वांटिटी। फिर आप यह भी जानते हो कि यदि हम वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करें तो हमारा आंसर भी कैसी क्वांटिटी में आता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों बड़े ही ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो वीडियो हमने आपके लिए बनाई है, मैं इस टॉपिक में, मतलब इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स का ओवरव्यू देने वाला हूं। मैं सारे टॉपिक्स को बहुत ज्यादा डीपली नहीं एक्सप्लेन करूंगा, केवल ओवरव्यू, ताकि आप जब एग्जाम के लिए जाएं तो उससे पहले सारे चैप्टर्स के बेसिक पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक ही बार में बहुत शॉर्ट टाइम में स्टडी कर सकें, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है ना, बड़े ध्यान से आपको देखना है। अब होता ऐसा है, बड़े ध्यान से आपको सुनना है बच्चों जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं। अब जब हम किसी चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क करते हैं P, तो ये जो चार्ज है ना इस पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है ना वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में Q/R² होता है, Q/R² होता है। अब इस फॉर्मूले के भी एक खास बात है। अब हो सकता है यहां पर कि जो ये लिया गया चार्ज है ये पॉजिटिव है या हो सकता है नेगेटिव भी हो। तो यदि हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें तो इस फॉर्मूले में चार्ज पॉजिटिव ही लिखा जाता है। और यदि ये चार्ज पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता तो भी यहां पर बेटा पॉजिटिव साइन ही लिया जाता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में केवल जो नेगेटिव साइन होता है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे करता है मैं समझाता हूं। अगर ये पॉजिटिव है, आप यहां से समझेंगे, अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव होता, क्या होता, पॉजिटिव, तो इसे रिपेल करके बाहर की तरफ फोर्स लगाता। आपसे मैंने बताया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्योंकि इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं, सॉरी कोई डायरेक्शन होती नहीं, जब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है तो बचा कौन, F। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में कौन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज ने इसे रिपेल किया बाहर की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज जो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करता है ना वो होती है आउटवर्ड, ऐसे। और अगर यहां पर ये चार्ज पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता
तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती वो होती है बच्चों चार्ज की तरफ, चार्ज की तरफ। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि यदि पॉजिटिव है तो डायरेक्शन बाहर होगी, और यदि चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ। कहां होगी बच्चों? अंदर की तरफ। इसीलिए यहां पर बेटा कभी पॉजिटिव या नेगेटिव हम नहीं देखते हैं, केवल देखते हैं क्या? उसका मैग्नीट्यूड। बात करते हैं यहां से आगे की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने ये माना बच्चों कि ये हमारे पास में यहां पर एक चार्ज है जिसे मैंने प्लस क्यू नाम दे दिया। जब ये चार्ज है तो इस चार्ज के चारों तरफ इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब मैंने क्या काम किया, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को ला करके यहां प्लेस किया। जब आप यहां पर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करोगे तो ये पहला चार्ज इस पर फोर्स लगाकर टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। जब ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा तो यहां से चलेगा और चलकर कहीं बाहर जाएगा ऐसे। तो जब किसी टेस्ट चार्ज को हम दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराते हैं तो टेस्ट चार्ज जिस पाथ को भी फॉलो करता है ना, उस पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाता है बच्चों। एक बार फिर से बोलूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब किसी टेस्ट चार्ज को दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराया जाता है तो टेस्ट चार्ज जिस पाथ को भी फॉलो करता है उस पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक खास बात होती है, यदि हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर कोई एक पॉइंट मार्क करें और उस पॉइंट पर से बच्चों यदि हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाती है। ये होती है इनकी खास बात। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है तो बच्चों फिर से देखो सामने। ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कहानी। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की देखिए, इधर हमारे पास में दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो पॉजिटिव चार्ज में से निकलती हैं और निकल करके इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज में से रेडियली आउटवर्ड होती हैं, नॉर्मली आउटवर्ड होती हैं, और वो चार्ज से निकलकर इन्फिनिटी तक जाती हैं। यदि बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से आती हैं और वो चार्ज में नॉर्मली एंटर करती हैं, नॉर्मली एंटर करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। यदि उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी एक पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाती है। ये है दूसरी प्रॉपर्टी। बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सेम चार्ज की दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी में कहा गया है कि सेम चार्ज की दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब क्यों नहीं करती वो भी आपको बताते हैं। यदि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब है कि जो इनका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी? दो। जब दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी तो हमें एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन मिलेंगी? दो, विच इज नॉट पॉसिबल। कोई भी एक चार्ज किसी एक पॉइंट पर केवल एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करता है, लेकिन यहां कितनी मिली बच्चों? दो। तो इसलिए यह भी पॉसिबल नहीं है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी यह कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। अब क्यों नहीं बनाती वो भी देख लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। मान लो ये है हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है बाहर की तरफ, तो यदि वो क्लोज लूप बनाएंगी तो कंडीशन ये होगी। तो अब हमने यहां पर क्या देखा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यहां से निकली और निकल करके उसने क्लोज लूप बना ली। जब क्लोज लूप बनाएगी तो यहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जब इंटरसेक्ट करेंगी तो यहां पर एक टेंजेंट तो इस डायरेक्शन में ड्रॉ होगी और एक टेंजेंट होगी यहां से ऊपर की तरफ ड्रॉ। तो बेटा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाएंगी तो वो डेफिनेटली इंटरसेक्ट भी होंगी। इंटरसेक्ट करेंगी तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी डायरेक्शन मिलेंगी? दो, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी क्लोज लूप भी नहीं बनाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए बात करते हैं बेटा, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है कि जब भी किसी प्रॉपर्टी कह लो या कोई नया पॉइंट समझ लो, वो ये है बेटा कि जब भी किसी बॉडी को हम चार्ज देते हैं तो उस चार्ज की वजह से जो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं ना, वो हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होती हैं। कैसे आउटवर्ड होती हैं? नॉर्मली। मतलब जब भी कभी किसी बॉडी में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी या एंटर करेंगी तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाकर ही उसमें से आउटवर्ड होंगी और 90 डिग्री का एंगल बनाकर ही क्या होंगी? इनवर्ड्स। क्या होंगी? इनवर्ड्स। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बड़े ध्यान से आपको देखना है। होता ऐसा है कि जब कभी कोई दो ऐसे चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है सेम, मतलब पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्यों है तो दूसरे का मैग्नीट्यूड भी कितना है? क्यों। और नेचर होता है अपोजिट, एक का नेगेटिव तो दूसरे का कैसा? पॉजिटिव। ऐसे दो चार्जेस को एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस, जिसे हम 2L या 2AB ले सकते हैं, इस स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट करके रख दिया जाता है। तो जो ये सिस्टम है ना, इस सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, जब कभी दो ऐसे चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और नेचर होता है अपोजिट, ऐसे दो चार्जेस को एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस 2L पर सेपरेट करके रख दिया जाए तो जो ये सिस्टम बनता है ना, इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर आप ये भी जानते हो कि अब यदि मैं इस डाइपोल को फॉर्म करने वाले दोनों में से किसी एक चार्ज का तो ले लूं मैग्नीट्यूड, और उस मैग्नीट्यूड में यदि दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उस सेपरेशन से कर दूं मल्टीप्लाई, तो जो ये प्रोडक्ट बनता है ना, इस प्रोडक्ट को स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है और बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब यदि हम बात करें इसकी SI यूनिट के लिए, SI यूनिट के लिए तो चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, और 2L बोले तो डिस्टेंस है और इसकी यूनिट होती है मीटर, तो कूलम मीटर होती है इसकी SI यूनिट। लेकिन अब सुनने वाली बात होगी, अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है ना, ये हाइपोथेटिकली का मतलब होता है बच्चों जिसका कोई प्रूव ना हो। हाइपोथेटिकली एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसे हाइपोथेटिकली हम एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। जब ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा तो इसकी अपनी कोई डायरेक्शन भी होगी। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो अपनी डायरेक्शन होती है ना, वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। कहाँ होती है बच्चों? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसे माना जाता है कि यह है एक वेक्टर क्वांटिटी और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ली जाती है। जैसे कि बच्चों आप सभी ने पढ़ा होगा इसमें एरिया वेक्टर, वास्तव में एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम अपने सर्टेन प्रॉब्लम्स को, सर्टेन न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व करने के लिए एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। सेम उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, ये भी एक वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अपने सर्टेन न्यूमेरिकल्स को, सर्टेन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने के लिए इसे वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। इसीलिए इसकी जो डायरेक्शन है उसे हाइपोथेटिकली हम नेगेटिव टू पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब फिर से आप सुनेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। अब आप मान लीजिए कि यह है हमारे पास में एक डाइपोल। बड़े ध्यान से देखना बच्चों, यह है हमारे पास में एक डाइपोल। जब ये डाइपोल है तो इसके अंदर डेफिनेटली दो चार्ज होंगे, एक होगा यहां पर प्लस क्यू और दूसरा होगा यहां पर कौन सा? माइनस क्यू। आपको पता है डाइपोल के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अब यदि हम डाइपोल के दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ की है, तो इस लाइन को बोला जाता है डाइपोल की एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। अब अपना डाइपोल का कहीं ना कहीं यहां पर एक मिड पॉइंट भी होगा। तो बच्चों यदि हम डाइपोल के मिड पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, तो ड्रॉ की गई जो ये वर्टिकल लाइन है ना, इसे बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेटोरियल लाइन। ये होती है इक्वेटोरियल लाइन। अब बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है, ये क्योंकि टोटल डिस्टेंस होता है 2L। जब 2L है और ये है मिड पॉइंट, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? L। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? L। अब इस एक्सियल लाइन पर हम यहां एक पॉइंट मार्क करते हैं P। बड़े ध्यान से सुनना, और ये जो पॉइंट P है ना, डाइपोल के मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर होता है। कितने डिस्टेंस पर होता है? स्मॉल r डिस्टेंस पर। तो डाइपोल
डाइपोल इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करता है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में 2p अपॉन r क्यूब होता है। ये होता है डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। अब सेम उसी तरीके से यदि मैं इस डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट मार्क कर लूं जिसे मैंने नाम दिया P, और ये पॉइंट P भी मिड पॉइंट से मैंने मान लिया r डिस्टेंस पर है, तो ये डाइपोल इस पॉइंट P पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करता है बच्चों। और उसे कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है कौन से पॉइंट के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में होता है p/r क्यूब। सिर्फ फर्क इतना है इसमें यहां 2 होता है और यहां 2 नहीं होता। ये बड़े ध्यान से आपको देखना है बच्चों। अब मान लीजिए ये है मेरे पास में इक्वेशन 1 और ये है मेरे इक्वेशन 2। आप यहां पर मेरे कहने से इस इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से। जब आप 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो ये निकल करके आएगा E एक्सियल अपॉन कितना, E इक्वेटोरियल। जब आप डिवाइड करोगे तो इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल होगा, तो सिर्फ बचेगा कितना, 2। तो यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं कि जो E एक्सियल होता है वो 2 टाइम्स होता है बच्चों किसके, E इक्वेटोरियल के। ये होता है इन दोनों पॉइंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन, लेकिन ये रिलेशन केवल मैग्नीट्यूड वाइज है। कैसे बच्चों, मैग्नीट्यूड वाइज है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। मतलब जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क क्रिएट करता है। अब वो टॉर्क कितना होता है और किस कंडीशन में कितना होता है उसके लिए हम डिस्कशन करेंगे। देखिए इधर मान लीजिए बच्चों कि ये है मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है यूनिफॉर्म नेचर का। कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कैपिटल E से कर दिया है यहां पर रिप्रेजेंट। अब मैंने क्या काम किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जिसके अंदर 2 चार्ज होते हैं, एक होता है -q और एक होता है +q, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया। और प्लेस कुछ इस तरीके से किया कि डाइपोल की जो अपनी ये एक्सिस है, ये डाइपोल की एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बना रही है वो एंगल है यहां पर थीटा। तो बच्चों होता ऐसा है, जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क क्रिएट करता है, और उस टॉर्क को टाउ से तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, और कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। अब आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे, यहां पर P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, E होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा होता है एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की एक्सिस के बीच का। अब ये जो डाइपोल की एक्सिस है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में होगा इसका डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, तो इस चीज को मैं थोड़ा यहां पर भी बना करके दिखाई देता हूं कि ये हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट वेक्टर नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे, जिसे मैंने बोल दिया P वेक्टर। ये हो गए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E वेक्टर। तो ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। अब कई बार बच्चों इसकी है ना पेपर में वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है। तो आपको पता है अगर आप चाहो तो यहां पर P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का ही तो ये एंगल है थीटा। आपने पढ़ा होगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू AB sin थीटा होता है। उस फॉर्मूले के बेसिस पर यदि आप टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है P वेक्टर क्रॉस में कितना होगा बच्चों, E वेक्टर। P वेक्टर क्रॉस में कितना, E वेक्टर। ये होती है इसकी वेक्टर फॉर्म। बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है तभी कामयाबी मिल पाएगी बच्चों। फिर से बोलता हूं, बड़े ध्यान से आपको सुनना है, समझना है और आगे कंटिन्यू करना है, तभी कामयाबी मिल पाएगी। क्योंकि अगर मैं इन टॉपिक्स को डिटेल में बताने लगूं ना बच्चों, तो याद रखना कम से कम भी ना तो 4 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी चैप्टर पूरा नहीं होगा। लेकिन जो काम हम 4 घंटे में करते हैं वो यहां पर केवल आपको 40 मिनट में करके देना है, जिसकी वजह से हम यहां पर आपको सारे टॉपिक्स के केवल मेन पॉइंट्स का ओवरव्यू समझा रहे हैं। ये वीडियो आप
खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। समझे? तो सिर्फ आपसे इतना ही कहेंगे, आपकी तैयारी इस टाइम पर कितनी है, किस लेवल की है, डजंट मैटर। सारी चीजों को भूलिए और अपने अंदर एक जुनून पैदा कीजिए पढ़ाई का, केवल जुनून पैदा कीजिए और दिन रात एक कर दीजिए। ये जो बचे हुए 4-6 दिन है ना आपके एग्जाम के, ये आपकी लाइफ को बना भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। समझे? आगे देखिए, होगा ऐसा बच्चों, अब यहां पर जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है, इसकी वैल्यू मिनिमम होना और मैक्सिमम होना डिपेंड करती है थीटा पर, डिपेंड करती है थीटा पर, क्योंकि पी भी कांस्टेंट होगा, ई भी कांस्टेंट होगा। बात करेंगे थीटा की। अब यदि हम यहां पर थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री कर दें, तो थीटा को 0 करते हैं, टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों? 0। टॉर्क भी कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, मतलब इसका होगा मिनिमम। और यदि यहां पर थीटा की वैल्यू को 90 कर दें, तो 90 पर टॉर्क कैसा होगा? मैक्सिमम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस ओरिएंटेशन में प्लेस करें, किस ओरिएंटेशन में प्लेस करें ताकि उस पर लगने वाला टॉर्क मिनिमम हो जाए। तो उसके लिए आपको थीटा बताना पड़ेगा 0। और यदि पूछ ले कि ऐसी ओरिएंटेशन बताओ जिस पर टॉर्क मैक्सिमम लगे, तो उसके लिए बोलते हैं बच्चों क्या, थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री। नेक्स्ट बात बड़े ध्यान से आपको सुनना है। नेक्स्ट बात आपके लिए यह है कि जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है ना बच्चों, ये जस्ट अपोजिट होते हैं, तो उस कंडीशन को बोला जाता है डाइपोल की अनस्टेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोलते हैं? अनस्टेबल कंडीशन। ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, फिर से सुनना है बड़े ध्यान से। अब हमारा टॉपिक ये है कि जब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, तो डाइपोल की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, उसके लिए अब हम बेसिक बातें करेंगे। देखिए इधर, अब बच्चों होता है ऐसा है, पहले डाइपोल यहां था, इसकी ये ओरिएंटेशन फिक्स थी, अब मैंने इसे रोटेट करके थोड़ा सा आगे पहुंचा दिया। तो जब रोटेट करेंगे तो ऐसा करने में हमें कुछ वर्क भी करना पड़ेगा। तो होता ऐसा है, जब हम एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रोटेट कराते हैं, तो रोटेट कराने में हमें जितना भी वर्क करना पड़ता है ना, वो सारा वर्क डन इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जरा देखिए इधर, मान लीजिए कि यह है हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे मैंने ई से रिप्रेजेंट किया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बच्चों मैंने एक डाइपोल को इनिशियली यहां पर ऐसे प्लेस किया कि जो डाइपोल है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ जो ये एंगल बनाया है ना इनिशियली, वो इनिशियल एंगल बेटा θ1 है। कितना है जी? θ1। उसके बाद में मैंने क्या काम किया, इसके जो लोअर वाला है, ये वाला पार्ट है जहां पर ये -q चार्ज है, इस -q वाले चार्ज को कर दिया फिक्स और दूसरे वाले पॉइंट को पकड़ा और आगे की तरफ डाइपोल को रोटेट किया और रोटेट करके इस डाइपोल को मैंने आगे पहुंचा दिया यहां पर। तो बेटा जब इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम θ1 एंगल से रोटेट करके θ2 एंगल तक लेकर जाएंगे, तो ऐसा करने में हमें जो भी वर्क करना पड़ेगा ना, जो भी क्या करना पड़ेगा वर्क, वो ही इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, जिसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बार फिर से बोले देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को एक ओरिएंटेशन से दूसरी ओरिएंटेशन तक ले जाने में हमें जितना भी वर्क करना पड़ता है ना बच्चों, उस वर्क डन को ही डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों PE cos θ1 माइनस होता है cos θ2। cos θ1 माइनस कितना होता है? cos θ2। इस फॉर्मूले का यूज करके हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। चलो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो होता ऐसा है, किसी भी एरिया में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के परपेंडिकुलरली पास हो जाती हैं, उन परपेंडिकुलरली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को बोला जाता है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक बार फिर से बोलता हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। किसी भी एरिया में से परपेंडिकुलरली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है ना बच्चों, उस नंबर को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक
फ्लक्स। अब मान लीजिए ये हमारे पास में एक एरिया है, स्मॉल एरिया है। इस स्मॉल एरिया को मैंने नाम दे दिया है ds। ये एरिया कुछ इस तरीके से यहां पर ऐसे रखा हुआ है, तो इस एरिया का अपना एरिया वेक्टर भी होगा जो कि इस तरीके से होगा। तो मैंने मान लिया कि ये है इसका अपना एरिया वेक्टर। अब मैंने माना कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया के परपेंडिकुलरली पास ना होकर थोड़ी इंक्लाइंड पास हो रही हैं। तो यदि किसी एरिया में से, ये जो इसका एरिया वेक्टर है मैंने इसे नाम दे दिया ds वेक्टर, यदि किसी एरिया में से जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर पास ना होकर थोड़ी इंक्लाइंड पास हो, और वो ऐसे पास हो कि एरिया वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रही है बच्चों, थीटा। तो इस कंडीशन में जो इस एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स होगा ना, उस फ्लक्स को हम फाई ई से तो रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर में एरिया वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए और मिल जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यदि आप इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहो तो फाई ई की वैल्यू हो जाती है ई ds cos थीटा, ई ds cos थीटा। बच्चों यहां पर सबसे ज्यादा डाउट ये आता है बच्चों को, वो ये पूछते हैं कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। आप सभी जानते हो कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने पर हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो मिलती है स्केलर। तो जो फ्लक्स है ना वो होता है बच्चों स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात आप ये भी जान सकते हो कि जो फ्लक्स है वो एक नंबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और जो नंबर है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। ये बात आपको याद रखनी है। बच्चों ने काफी बार मुझसे ये डाउट पूछा कि सर ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये मैं बार बार आप ना पूछे इसीलिए इस वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं। अब आप ऐसे मानिए बच्चों कि मेरे पास में ये है एक क्लोज्ड बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, ये है बच्चों क्लोज्ड बॉडी, और इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर यहां पर मैंने इस चार्ज Q को कर दिया एनक्लोज। तो ये हो गया कौन सा चार्ज, एनक्लोज्ड चार्ज। सुन लीजिएगा यार बच्चों, इधर देखो ना, बड़े प्यार से देखो इधर, बेटा निगाह सामने रखो अपनी, सामने यहां, बिल्कुल यहां देखो इधर। ये है मेरे पास में क्लोज्ड बॉडी, और उसके अंदर मैंने ये एनक्लोज कर दिया है एक चार्ज। आपको पता है चार्ज अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट करेगा, तो इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो निकलेंगी, और ये जो क्लोज्ड बॉडी है इसके अंदर से बोले तो इसके एरिया में से पास हो जाएंगी यहां से ऐसे। तो आपको ये भी पता है कि किसी भी एरिया में से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर होता है उस नंबर को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर इस चार्ज को एनक्लोज करेंगे तो इस क्लोज्ड बॉडी में से फ्लक्स पास होगा? क्या पास होगा बच्चों? फ्लक्स पास होगा। तो अब बात करते हैं गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम ये कहती है कि जब किसी क्लोज्ड बॉडी के अंदर कुछ चार्ज एनक्लोज कर दिया जाता है तो उस बॉडी के अंदर से फ्लक्स पास होने लगता है। क्या पास होने लगता है? फ्लक्स। तो गॉस थ्योरम कहती है बेटा कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी में से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है ना फाई ई, वो हमेशा होता है एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। मतलब इसे जाऊं तो शॉर्टकट में लिख सकता हूं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो बात मैं बोलने वाला हूं ना बच्चा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान से सुनिएगा। इस टॉपिक की खास बात ये होती है कि पहले तो ये गॉस थ्योरम साफ साफ कहती है कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर से पास होने वाला फ्लक्स, मतलब गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड बॉडीज के लिए। दूसरी बात, जब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो कई बार चार्ज है ना इस बॉडी के बाहर भी रख दिया जाएगा, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। साफ बोलता हूं, हमें लेना देना होता है कि बॉडी ने अपने अंदर कितना चार्ज एनक्लोज किया। दूसरी बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, जैसा कि आपने देखा यहां पर चार्ज और इस बॉडी के बीच में किसी मीडियम का कोई जिक्र नहीं है। जब तक कोई मीडियम यहां पर नहीं जिक्र किया जाएगा तब तक हम एयर मानेंगे, और एयर की परमिटिविटी कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट। तो इसीलिए लिखा जाता है एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, गॉस थ्योरम कहती है कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। बच्चों यहां पर Q होता है एनक्लोज्ड चार्ज और एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब कमाल की बात यह है यदि यहां पर एयर ना कहकर कोई दूसरा मीडियम कह देता
तो सबसे पहले ये एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस होकर उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यहां पर आ जाती है। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। मैंने माना कि यह है मेरे पास में एक इनफाइनाइट लेंथ की प्लेन शीट। अब ये जो प्लेन शीट है बच्चों, मैंने क्या काम किया, इस शीट को प्लस का क्यू चार्ज प्रोवाइड किया। तो जैसे ही आप इसे पॉजिटिव चार्ज दोगे तो दिया गया जो चार्ज है ना वो इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर अब आपको यह भी पता है यदि इस शीट को दिए गए चार्ज में मैं इसके एरिया से डिवाइड कर दूं तो शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाएगी, और उस सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस सिग्मा से। तो बच्चों जब किसी प्लेन शीट को कुछ चार्ज दिया जाता है तो ये शीट अपने चारों तरफ है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करती है। अब यदि मैं शीट से यहां पर एक पॉइंट मार्क कर लूं तो इस पॉइंट पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करती है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू होती है बच्चों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अब इस शीट की वजह से इस पॉइंट की जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये शीट से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती है, बोले तो एकदम इंडिपेंडेंट होती है। दूसरी बात ये बड़े ध्यान से आपको सुनना है, अब यदि ऐसा हो कि इस पॉजिटिव शीट के नजदीक में एक शीट और लाकर रख दी जाए, अब जो दूसरी शीट हम यहां पर रखेंगे वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है उस पर। तो यदि कंडीशन ये हो जाए कि यहां पर जो हम दूसरी शीट प्लेस कर रहे हैं वो दूसरी शीट है बेटा नेगेटिवली चार्ज, कैसी है, उस पर जो चार्ज है इस शीट का अपोजिट है, उस पर है नेगेटिव चार्ज, तो उस शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो माइनस में सिग्मा होगी। तो जब दो अपोजिटली चार्ज्ड प्लेन शीट एक दूसरे के पैरेलली प्लेस कर दी जाती है ना बच्चों, और पैरेलली प्लेस करके उनके मिड में कहीं भी आप एक पॉइंट मार्क कर लेना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें वहां मिलती है उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अभी मैंने बताया यदि एक शीट होती तो यहां पर क्या होता 2 भी था, लेकिन यहां पर वो 2 नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब आपको बच्चों करना यह है कि जितने भी टॉपिक का मैंने आपको ओवरव्यू अभी दिया आपको वो सारी चीजें ओवरव्यू से ही रिवाइज करनी है, क्योंकि अब आपका डेरिवेटिव पार्ट पेपर में नहीं है। तो इस बार तैयारी कराने के लिए जो टॉपिक्स हैं मैंने इनका शॉर्टकट आपको बताया, इन शॉर्टकट के बेसिस पर आप सारे फॉर्मूलेज वगैरह को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए जो वीडियोस हमने आपके लिए बना करके अपलोड कर दी हैं उन सारी वीडियोस को देखते जाइए, हर चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर वाइज वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल कपिल फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स।